Assalamualaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss transcutaneous electrical nerve stimulation TENS machines. This lecture is the part of Physical Agents and Electrotherapy 1 lecture series. सबसे पहले हम TENS की बात करें जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. एज द नेम शोज ट्रांसक्यूटेनियस यानी स्किन के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई करते हैं जिसकी बेसिस पे नर्व स्टिमुलेट होती है उस मशीन को हम टेंस कहते हैं. बेसिकली कि लो फ्रीक्वेंसी करंट है. हमारे पास 3 तरह के करंट से हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी. टेंस इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी करंट. ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम नर्व को स्टिमुलेट करते हैं स्किन पे इलेक्ट्रोड्स लगा के, और जो बेसिक मकसद होता है वो हमारा होता है एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन को रिलीव करना. इससे पहले हमने डिफरेंट मोडालिटीज़ पढ़ी हैं, हर एक का डिफरेंट रोल था. कुछ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन अगर हम टेंस का देखें बेसिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं होती है. तो जब भी टेंस आपका यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेन रिलीफ के लिए यूज़ होता है. इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट है यानी कि पेन रिलीफ. हाँ, अगर आप इसको कुछ मोड इस तरह के होते हैं, अगर आप उन पे लगाएं तो आपको माइल्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दिखने को मिल सकती हैं, लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली ये करंट यूज़ नहीं करते हैं. मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम फैराडिक करंट यूज़ करते हैं अगर इनर्वेटेड मसल्स हो, और अगर डीनर्वेटेड मसल्स हो तो हम गैल्वेनिक करंट यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं टेंस की. पल्स्ड करंट है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में. फ्रीक्वेंसी अगर हम इसके देखें तो 1 से 120 हर्ट्ज़ के बीच में है. जैसे मैंने आपको बताया लो फ्रीक्वेंसी करंट है. एक्यूट पेन हो, क्रॉनिक पेन हो, दोनों की मैनेजमेंट के लिए हम टेंस को यूज़ कर रहे होते हैं. तो फिजियोथेरेपी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन यही है जो हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं. टेंस की वैसे डिफरेंट मशीन्स भी आती हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक छोटी मशीन्स आ गई है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं. स्मॉल बैटरी के थ्रू हम इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी बेसिस पे जो भी हमें स्टिमुलेशन चाहिए वो इफेक्ट मिल जाएंगे. तो अगर हम कोई इस तरह का ट्रीटमेंट चाह रहे हैं जो फार्माकोलॉजिकली ना हो और नॉन इन्वेसिव हो फिजियोथेरेपी में पेन रिलीफ के लिए, तो वो आपके पास है टेंस मशीन. तो फिजियोथेरेपी में सबसे बेस्ट मोडालिटी है अगर आप इसको पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेंस वेव फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. रेक्टेंगुलर होता है, और रेक्टेंगुलर हम हाइपरटेंसिव या क्रॉनिक पेन के लिए यूज़ करते हैं, नर्व इंजरी. और अगर कोई हाइपर इरिटेटिंग एक्यूट पेन है या इंटेंस है तो हम उसमें स्पाइक भी यूज़ कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है, 1 से 120 हर्ट्ज़ के बीच में होता है. अब हमारे पास डिफरेंट करंट्स के मोड होते हैं जिसमें एक लो फ्रीक्वेंसी करंट है, एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट है. लो फ्रीक्वेंसी 1 से 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए इसको पेन रिलीव करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी करंट में 80 से 120 फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए पेन रिलीव करता है. इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसके मोड्स पढ़ेंगे. पल्स विद ये पल्स ड्यूरेशन की बात करें तो 50 से 200 माइक्रोसेकेंड है, और इंटेंसिटी की बात करें तो 50 से 100 मिली एम्पेयर है. अच्छा, ये मोनोफेजिक भी होता है, बायफेजिक भी होता है, यानी कि इसका एक फेज भी होता है और 2 फेज भी होते हैं. यानी कि इसकी जो वेव फॉर्म है सिंगल फेज में भी ट्रैवल करती है और बाय फेज यानी दोनों वेव्स में भी ट्रैवल कर सकती है. इसके लिए हम कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें, हमारे पास 6 ऑलमोस्ट टाइप्स हैं जिसमें से मेन 5 टाइप्स हैं. 6 को सम हाउ कंसिडर किया जाता है टेंस में. तो सबसे पहले कन्वेंशनल टेंस जिसको हम हाई टेंस कहते हैं. सेकंड है एक्यूपेंचर लाइक टेंस जो लो टेंस है. थर्ड इज बर्स्ट मोड टेंस. फोर्थ इज इंटेंस टेंस एंड फिफ्थ इज मॉड्यूलेटेड टेंस एंड सिक्स इज एच वेव टेंस. सबसे पहले हम कन्वेंशनल टेंस की बात करें जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट को यूज़ करता है जो कि 80 से 120 हर्ट्ज़ के बीच में है. अब जब भी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि वहाँ इंटेंसिटी हम लो यूज़ करेंगे. सॉरी, ये 12 से 30 है MA है, 130 नहीं है, ठीक है. 12 से 30 MA इसकी इंटेंसिटी होती है. पल्स ड्यूरेशन की बात करें तो पल्स ड्यूरेशन 50 से 80 माइक्रोसेकेंड है, और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की बात करें तो 20 से 60 मिनट तक हम इस करंट को दे सकते हैं. सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल मोड फिजियोथेरेपी में यूज़ हो रहा होता है. जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल सेंसेशन होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, पेन फिर भी कम होता है क्योंकि एनाल्जेसिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है.
ये करंट हमेशा एक्यूट कंडीशंस में यूज़ होता है। जहाँ पे भी एक्यूट कंडीशन हो गई, एक्यूट कंडीशन वो होती है जैसे आपको चोट लग गई या आपको स्प्रेन हो गया या आपको कोई लिगामेंट टॉर्न हो गया, एकदम से आप गिर गए, तो वो जो पेन होता है जो आपको फ़ौरन रहता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ये एक्यूट पेन होता है। तो उसमें आप कन्वेंशनल मोड यूज़ करते हैं। तो सुपरफिशियल पेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। टेम्परेरी पेन रिलीफ के लिए आप इस मोड को बहुत यूज़ कर सकते हैं। ये पेन कैसे कंट्रोल करता है? पेन गेट मैकेनिज्म के ज़रिए। बेसिकली जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं उसके डायमीटर लार्ज होता है, उसके ऊपर जाके अफेक्ट करता है और उसके ज़रिए आपका पेन कम हो जाता है। देन हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड टेंस है, दैट इज़ एक्यूपेंचर लाइक टेंस, जिसको हम लो फ्रीक्वेंसी करंट भी कहते हैं। ये अगर हम देखें इसमें हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं लो, जो कि होती है 2 से 5 हर्ट्ज़ तक। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी हाई ले रहे हैं तो इंटेंसिटी लो होगी, और जब फ्रीक्वेंसी लो लेंगे तो आप इंटेंसिटी को हाई लेंगे। तो यहाँ हम इंटेंसिटी लेते हैं 30 mA और मोर। ये बात आपने याद रखनी है, हाई फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी, लो फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी, यानी कि अपोजिट। पल्स ड्यूरेशन की बात करें तो 150 से 300 माइक्रोसेकंड तक है। लॉन्ग पेन रिलीफ के लिए आप इस करंट को यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ आपका क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक पेन वो पेन जो आपका 6 मंथ्स अबव हो गया, ठीक नहीं हो रहा, वहाँ आप इस करंट को यूज़ करते हैं। डीप पेन के लिए यूज़ होता है, और कभी कभी आपको विजिबल स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 20 से 30 मिनट तक इसका नॉर्मली टाइम होता है, लेकिन आप इसको 40 मिनट से ऊपर तक नहीं देंगे। और एंडोर्फिन रिलीज करके ये पेन को कम कर रहा होता है। इस तरह की जो स्टिमुलेशन होती है हम उसको एक्यूपेंचर पॉइंट पे लगाते हैं, और कभी कभी हम मोटर पॉइंट जो मसल्स के होते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन इस करंट का मसला ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशन देता है। तो अगर कोई पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेरेबल नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक्यूट कंडीशन में आपने नहीं देना, ये हमेशा क्रॉनिक कंडीशन में यूज़ होता है। थर्ड करंट की बात करें जो बर्स्ट मोड है, कॉमनली यूज़ होता है। इसमें करंट जो ट्रैवल कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस हो रहा होता है, यानी पल्स की फॉर्म में ये करंट फ्लो कर रहा होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 50 से 100 हर्ट्ज है। इंटेंसिटी की बात करें तो 20 से 50 mA है। पल्स ड्यूरेशन की बात करें तो 50 से 200 माइक्रोसेकंड है। ट्रीटमेंट टाइम आप 20 से 30 मिनट तक दे सकते हैं। ये करंट की अगर हम बात करें तो जैसे लो रेट टेंस है उसी तरह उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी करंट से बेहतर है। क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है। लो फ्रीक्वेंसी करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशन दे रहा होता है, लेकिन ये करंट बर्स्ट करंट कंफर्टेबल सेंसेशन देता है। तो अगर आप लो फ्रीक्वेंसी के बजाय बर्स्ट करंट को ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्योंकि कंफर्टेबल है, इफेक्टिव है, पेशेंट के लिए टॉलरेट करना ज़्यादा आसान है। देन हम ब्रीफ या इंटेंस टेंस की बात करें तो जहाँ पे भी लोकल पेन होता है वहाँ पे आप इस करंट को यूज़ कर रहे होते हैं। इस करंट की फ्रीक्वेंसी देखें तो 125 से 250 हर्ट्ज तक है, और पल्स ड्यूरेशन की बात करें 200 से 250 माइक्रोसेकंड है। ये करंट हम अक्सर जो है 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ये लोकल पेन के लिए होता है। अब लोकल पेन की बात करें जैसे कोई सर्जरीज हो गई, वुंड डिब्राइडमेंट हो गई, तो उस तरह की सर्जरीज में इस करंट को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। कभी कभी अगर हम इस टेंस की बात करें तो ये पेशेंट के लिए बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रैपिड है, ब्रीफ इंटेंस एज द नेम शोज़। तो अक्सर आप पेशेंट को पहले यूज टू करते हैं, उसके बाद जो है इस टेंस के मोड पे लेके आते हैं, क्योंकि पेशेंट के लिए स्टिमुलेशन बर्दाश्त करना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इसका ड्यूरेशन जो है, ट्रीटमेंट टाइम है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन हम मॉड्यूलेटेड टेंस की बात करें, मॉड्यूलेट एज द नेम शोज। इस टेंस की पल्स लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट भी रखा जाता है और ऑटोमेटिकली मॉड्यूलेट भी किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसको मॉड्यूलेट किया जा रहा है। कुछ मशीन्स हमारे पास इस तरह की होती हैं कि उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, ये तीनों पैरामीटर्स होते हैं और उसकी बेसिस पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम एच वेव टेंस की बात करें, ये एक मशीन है जो कि टेंस की तरह ही है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई करती है। कभी कभी इसको आप समहाउ कंसीडर कर सकते हैं टेंस की टाइप में, पर कहीं कहीं पे इसको टेंस के टाइप में कंसीडर नहीं किया गया है। बाइस्फेजिक पल्स फिक्स फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी 2 से 50 हर्ट्ज के बीच में होती है। रिकमेंडेड
जो होता है वुंड हीलिंग में रिकमेंडेड होता है, एडिमा कम करने के लिए रिकमेंडेड है, पेन रिलीव करने के लिए रिकमेंडेड है, और ये जो है लोकल ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपसे कोई पूछता है तो टेंस की कौन से टाइप्स है जिसको हम टेंस में कंसीडर भी करते हैं या कंसीडर नहीं भी करते हैं, वो आपके पास एच वेव टेंस आ जाता है। अब हम देखें टेंस कैसे काम करता है। टेंस पेन गेट थ्योरी के जरिए काम करता है। कैसे? जब भी हमारी बॉडी में कोई स्टिमुलस मिलता है, नॉक्सिस स्टिमुलस होता है, वो हमारे पास नोसिसेप्टर्स फाइबर्स होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं पेन की इंफॉर्मेशन को। अब इसके पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स और सी नर्व फाइबर्स। ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन तक। अब टेंस क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही ब्रेन से जाने से रोक देता है। उसकी बेसिस पे क्या होता है, जब इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जाते हैं तो जो पेन की इनहिबिशन है वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरह हम देखें दो तरीके हैं हमारे पास पेन को कम करने के, एक पेन गेट थ्योरी थी और दूसरा एंडोजीनस ऑपोइड पेप्टाइड्स। इसमें क्या करते हैं, लो रेट टेंस से वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंडोर्फिन को। एंडोर्फिन बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको चोट लगती है तो आपके वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन। तो अब वो क्या करता है कि एंडोर्फिन को स्टिमुलेट करता है। एंडोर्फिन क्या करता है, पेन रिसेप्टर से बिंड कर देता है, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है, जिसकी बेसिस पर डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और एंडोर्फिन लेवल इंक्रीज हो जाता है और पेन खत्म हो जाता है। ये तो हमने देखा कि टेंस कैसे कम कर रहा है। अब हम इसको ओवरऑल डिटेल में पेन गेट थ्योरी पढ़ लेते हैं। पेन गेट कंट्रोल थ्योरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट था मेल्जैक एंड वॉल, उसने 1965 में थ्योरी एक्सप्लेन की थी। बेसिकली पेन मॉड्यूलेटिंग सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि जो न्यूरल गेट होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। जब ये ओपन होंगे पेन की परसेप्शन ऊपर जाएगी, जब ये क्लोज होंगे तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे पेन का परसेप्शन डिपेंड करता है। पेन की थ्योरी के हिसाब से आपका सिर्फ कोई चोट लगना, हिट करना, कोई फिजिकल सिर्फ पेन कॉज नहीं करता। अगर आपके कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसकी बेसिस पे भी पेन परसेप्शन फील होता है। पेन परसेप्शन साइकोलॉजिकली भी रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सिर्फ जो फिजिकल पेन है वो एक डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, उसकी वजह से सिर्फ जो है रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होते हैं पेन के। बेसिकली रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं उसके मॉड्यूलेशन की बेसिस पे। तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो सबस्टेंशिया जेलेटिनोजा जो कि डॉर्सल हॉर्न में होता है, फिर डॉर्सल कॉलम फाइबर है, फिर सेंट्रल ट्रांसमिशन सेल्स हैं। डॉर्सल हॉर्न बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के इंफॉर्मेशन को चेंज करने में या ब्रेन तक ले जाने में, तो डॉर्सल हॉर्न का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसीलिए डॉर्सल हॉर्न एरिया को हम गेट भी कह सकते हैं पेन का। इसी की बेसिस पे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचती है। तो ये बेसिकली डॉर्सल हॉर्न गेट है। अगर हम इसको क्लोज कर देंगे पेन खत्म हो जाएगा। न्यूरॉन्स हम देखें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पेन कंडक्शन में। एक होते हैं प्राइमरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी न्यूरॉन और थर्ड होते हैं टर्शरी न्यूरॉन। प्राइमरी न्यूरॉन जो नोसिसेप्टर्स से डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक होते हैं, सेकेंडरी न्यूरॉन डॉर्सल हॉर्न से थैलेमस तक होते हैं और टर्शरी न्यूरॉन थैलेमस से कॉर्टेक्स तक होते हैं, जिसकी बस बेसिस पे पेन परसेप्शन बॉडी में वापस जाती है और आपको फील होता है। अब हम इसका पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। ये आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको चोट लगती है, कोई ट्रॉमा हुआ, किसी ने आपको हिट कर दिया, कुछ भी हुआ, आपके पास रिसेप्टर है नोसिसेप्टर्स। सबसे पहले हम नोसिसेप्टर्स देख लेते हैं। हमारे पास 2 तरह के नोसिसेप्टर्स होते हैं, एक ए डेल्टा फाइबर्स है और एक सी फाइबर है। सी फाइबर की बात करें तो ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। ए डेल्टा फाइबर की बात करें तो ये माइलिनेटेड होते हैं। माइलिन शीट होती है जब भी न्यूरॉन पे, तो इसका फंक्शन ये है कि इन्फॉर्मेशन को फास्ट कर देता है। तो अगर आपके पेन परसेप्शन जो है वो ए डेल्टा फाइबर लेके जा रहे हैं तो फास्ट फाइबर होते हैं, तो जल्दी पेन के जो सेंसेशन है उसको लेके जाएंगे। एज कम्पेयर टू सी फाइबर की बात करें, अनमाइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड है, तो जो पेन केयरिंग सेंसेशन है वो स्लो होती है। सी फाइबर की बात करें तो ये पेन के स्टिमुलस लेके जाते हैं, थर्मल स्टिमुलस लेके जाते हैं, केमिकल पेन के स्टिमुलस लेके जा रहे होते हैं। लेकिन ए डेल्टा फाइबर की बात करें तो जब भी थर्मल हाई पावर की इंफॉर्मेशन होगी तो लेके जाएगा, जब भी प्रेशर की इंफॉर्मेशन होगी तो लेके जाएगा। अब ये नोसिसेप्टर्स लेके जाते हैं हमारे एफरेंट पाथवे के जरिए जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे, डॉर्सल हॉर्न तक।
अब स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कैरिंग करते हैं आगे ब्रेन तक। वहां से इन्फॉर्मेशन जाती है मेडुला, मेडुला के बाद पोन्स, पोन्स के बाद मिड ब्रेन एंड मिड ब्रेन से थैलेमस तक। थैलेमस के बाद से आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो थैलेमस से कहाँ इन्फॉर्मेशन जाती है? आपकी हायर ब्रेन सेंटर पे जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। तो इस तरह आपका पेन का मैकेनिज्म होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन वो पहुंचती है और वो फिर आपके जो दूसरे सिग्नल्स हैं वो लाते हैं बॉडी में और आप आउच या जो भी आपको पेन महसूस होता है। अगर ये पूरा साइकिल होगा तो पेन आपको होगा। अब हम नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व हमने माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। टेंस बेसिकली क्या करता है, पेन गेट थ्योरी के जरिए जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उससे पहले जैसे इन्फॉर्मेशन जाती है आपके डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है गाबा। जैसे वो गाबा होता है तो वो क्या करता है, इंटर न्यूरॉन कनेक्शन बढ़ा देता है। अब जो है वहाँ पे है जो सब्सटेंस पी है वो इनहिबिट कर देता है, जिसकी बस बेसिस पे हम जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है उसको टारगेट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पे ही स्टॉप हो जाती है। अब देखिए, अगर हम एग्जांपल देखें, अगर आपके सर पे लग जाती है चोट या आपको कहीं पे लग जाती है चोट, ए डेल्टा फाइबर एक्टिवेट होते हैं और सी फाइबर भी एक्टिवेट होते हैं। आपने रब किया, रब करने की बेसिस पे ए डेल्टा फाइबर स्टिमुलेट होते हैं जो कि क्योंकि जब आप रब करते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, उसका डायमीटर फास्ट होता है, वो एक्टिवेट करता है जिसकी बेसिस पर स्पाइनल गेट जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन पेनफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो इनहिबिट हो जाती है। अब हम देखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट पे वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं। एक तो पेन फाइबर्स की एक्टिविटी, उसका अमाउंट, दूसरा पेरिफेरल फाइबर्स की एक्टिविटी का अमाउंट और दूसरा जो मैसेज जा रहा है ब्रेन से वापस उस पर डिपेंड करता है। गेट क्लोज का बहुत होते हैं। फिजिकल पेन हो तो एनाल्जेसिक आप यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल पेन हो तो आप गुड मूड को बेहतर बना सकते हैं। मूड के लिए आप बहुत सारे फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं तो पेन कम हो सकता है। बिहेवियरल फैक्टर्स की बात करें तो थिंग्स पे कंसंट्रेट करें कि किसकी वजह से बिहेवियर ख़राब हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन दे, कंटेंटमेंट है। मेंटल फैक्टर्स के लिए आप वर्क, टीवी, बुक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पेन गेट ओपन होते हैं फिजिकल फैक्टर से, बॉडी इंजरी से, इमोशनल फैक्टर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, बिहेवियर फैक्टर से, वो एटीट्यूड जिसकी बेसिस पे पेन हो या लैक ऑफ एक्टिविटी हो, मेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मैकेनो रिसेप्टर्स काम करते हैं वो जिस तरह टच से, प्रेशर से, वाइब्रेशन से, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि लार्ज डायमीटर के फाइबर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं ब्रेन तक। तो मैकेनो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 10 सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और सबसे ईजी टू यूज़ मशीन है। तो जैसे वो आप एक्टिवेट करते हैं वो सेम मैकेनो रिसेप्टर्स वाला वही काम होता है। वो लार्ज डायमीटर फाइबर है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। जो इंटर न्यूरॉन रिलीज जो कनेक्शन है ना, ये उसी को इनहिबिट कर देते हैं और जब इनहिबिट हो जाता है जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है वो इंटर कनेक्शन नहीं हो पाता और उसकी बेसिस पर डायरेक्ट इनहिबिट की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और वापस पेन आपका इनहिबिट हो जाता है। देन एक और होता है डिसेंडिंग पेन मैकेनिज्म, उसके लिए होता है ऑपोइड रिलीज होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, एंडोर्फिन्स के रिलीज को स्टिमुलेट कर देता है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इनको हम एंडोजेनस ऑपोइड भी कहते हैं। जैसे मॉर्फिन एक्ट करता है बॉडी में, इसी तरह ये भी एक्ट करते हैं और पेन परसेप्शन को मॉड्यूलेट कर देते हैं, पेन परसेप्शन को कम कर देते हैं। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं, न्यूरो मॉड्यूलेटर की तरह करते हैं और जो आपका डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपका पेन कम हो जाता है। तो दो तरीके थे। अब हम टेंस की क्लिनिकल इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेंस देखें एक्यूट पेन में यूज़ होता है। एक्यूट पेन आपको बताया था जो 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, जो स्टार्टिंग का पेन हो, शुरू का पेन हो, ताज़ा पेन हो, उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन हुई, सर्जरी के फ़ौरन बाद जो पेन होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, उसमें हम टेंस का यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। ऑब्स्टेट्रिक लाइक पेन हो गया उसमें बहुत हेल्पफुल है, जैसे लेबर पेन हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, जिसमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो पेन को कम करने के लिए हम टेंस मशीन यूज़ कर सकते हैं।
एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो गया, या वो फ्रैक्चर जो कि नॉन यूनिनो मैल यूनिनो अच्छे से जुड़ा नहीं है या अभी जुड़ने वाला है, उस स्टेज में है, तो आप इसके लिए टेंस यूज़ कर सकते हैं। या बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स का भी जो पेन होता है बहुत ज़्यादा सीवियर शार्प एक्यूट पेन होता है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं टेंस को। क्रॉनिक पेन की बात करें तो क्रॉनिक पेन में ब्रेकियल प्लक्सस इंजरीज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पेरिफेरल नर्व इंजरीज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, या रेडिक्यूलोपैथी है, जैसे नर्व इम्पिंज हो रही है उसकी वजह से जो पेन हो रहा है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में आप यूज़ कर सकते हैं, फैंटम लिम्ब पेन में आप यूज़ कर सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं जहाँ मसल्स और बोन्स और जॉइंट्स रिलेटेड पेन होगा, वहाँ आप टेंस यूज़ कर सकते हैं। लो बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, आर्थराइटिक पेन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटाइड आर्थराइटिस में आप यूज़ कर सकते हैं, और पोस्ट हैप्टिक न्यूरल्जिया में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पेन के लिए जब भी आपको यूज़ करना है, एक्यूट हो या क्रॉनिक, तो टेंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है और ये बहुत रिलीव करता है। देन हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड डेंजर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम टेंस को यूज़ करना मना होता है। जब भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी आप टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे उस एरिया में केमिकल बर्न हो सकता है, और केमिकल बर्न जो है एक डेंजर है टेंस का। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में जहाँ पे भी आपकी स्किन डिजीज़ है वहाँ आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, स्किन डिजीज़ बढ़ सकती है। ओपन वूंड में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। कोई कार्डिक डिजीज़ है इस तरह की के सीवियर किस्म की, वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। कोई ऐसा पेशेंट है जो आपको सही से बता नहीं सकता, उसकी मेंटल एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड हुई हुई है, या उसकी सेंसेशन कॉम्प्रोमाइज़्ड हुई हुई है, या कोई इस तरह का बॉडी में एरिया है जहाँ पे सिर्फ उस एरिया की सेंसेशन कॉम्प्रोमाइज़्ड हुई हुई है, तो वहाँ पे भी आप टेंस नहीं लगाएंगे। बाकी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ सेंसेशन प्रॉपर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में अप्लाई नहीं करेंगे, ट्यूमर के जो सेल्स हैं मल्टीप्लाई होते हैं और बढ़ जाते हैं। और प्रेगनेंसी में स्पेशली ऑन यूटरस अप्लाई नहीं करेंगे। लो बैक पेन के लिए हम टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन को असेस करके। लेकिन यूटरस पे, फीटस एरिया पे हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। नेक एरिया में अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि नेक में आपको पता है कैरोटिड वेन्स है, अगर आप अप्लाई करेंगे पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट गिर सकता है। आइज़ के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, माउथ के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, जबकि फेस के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फेरेंजियल रीजन होता है जहाँ फेरेंजियल मसल्स होते हैं, वहाँ पे आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं। इक्विपमेंट सिलेक्शन की बात करें तो आप पहले पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से मशीन सिलेक्ट करते हैं, मोड सिलेक्ट करते हैं कि आप कौन सा मोड देंगे। इसके अलावा आप प्रॉपर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड साइज़ आप सिलेक्ट करते हैं, टाइप सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर मशीन के मेंटेनेंस हो, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। जो भी आप को मोड सेलेक्ट करना है, मोड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पल्स ड्यूरेशन सब सेट करके फिर आप पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट आप किस तरह से लगाते हैं, या तो आप उसको नर्व के सुपरफिशियल लगाएंगे, या जो हम पेन की साइट होती है उसके प्रॉक्सिमल लगाएंगे, तो पेन आपका जल्दी रिलीव होगा। या कोई पेनफुल डर्माटोम है वहाँ पे, या एडजेसेंट डर्माटोम पे पैड लगाएंगे तो ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नर्व जो है उसके ट्रंक पे पैड अप्लाई किए जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड पैड है। इसके अलावा जहाँ पेनफुल एरिया हो उसके अबव या उसके बिलो या उसकी साइड पे आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। एनेस्थेटिक एरिया के ऊपर आपने कभी भी इलेक्ट्रोड नहीं लगाने हैं। इसके अलावा आप ट्रिगर पॉइंट पे लगा सकते हैं इलेक्ट्रोड, और मोटर पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने स्किन सेंसिटिविटी चेक कर लेनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप करके आपने मशीन ऑन करनी है। ट्रीटमेंट टाइम जितना होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट टाइम जैसे ख़त्म हो स्लो करके आपने मशीन को ऑफ करना है। जो भी रीडिंग्स आएंगे उसको रिकॉर्ड कर लेना है, और फिर आपने उसको डॉक्यूमेंट कर लेना है। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. And don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.